बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों की का अगला लॉ है, ये भी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स इन मोशन से रिलेटेड ही है, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आसान टॉपिक है, जैसे पहले सब कुछ आसान था, रियल लाइफ से रिलेटेड है तो समझने में आसान ही होता है। तो अब इसके सबसे पहले तो इसके ऊपर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करता हूँ, और वो हमने पहले पढ़े हुए भी हैं तो रिवाइज भी हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि मोमेंटम किन चीजों पर डिपेंड करता है। मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर और दूसरा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, ये हम अगर उसकी इक्वेशन भी लिखें ना, जो कि क्या होती है, P इक्वल्स टू एम वी, वहां से भी हमें पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पर है वो है सिस्टम की। सिस्टम क्या चीज होती है? सिस्टम इज ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज, के सर्टेन यानी कुछ बाउंड्रीज, कुछ हदूद के अंदर रहते हुए जो भी ग्रुप ऑफ बॉडीज उन हदूद के अंदर आती हैं उनको सिस्टम कहा जाता है। ये जैसे अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूं या इस लेक्चर रूम की बात करूं, तो इस ये कहां पर है? ये इन चार दीवारी के अंदर है, तो ये भी एक सिस्टमेटिक वे पे काम करता है। आप लोगों के अपने रोल्स डिफाइंड हैं कि स्टूडेंट्स कौन से हैं, टीचर का रोल डिफाइंड है, और इवन मेल और फीमेल स्टूडेंट को के भी रोल जो है वो सेपरेटली डिफाइंड है कि उन्होंने किन पैरामीटर्स या किन चीजों को देखते हुए एक्ट करना है और बिहेव करना है। तो सिस्टम जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ बॉडीज होता है विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। और अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज है? आइसोलेटेड सिस्टम भी एक मजे का कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते हैं कि ये सिस्टम किसी ना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। अब जैसे यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, आईरिस एकेडमी में भी पढ़ाया जा रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पर भी पढ़ाया जा रहा है। या अगर मैं यूं कह लूं कि एक बड़ा स्कूल है तो हर क्लास एक इंडिविजुअल सिस्टम है, और वो मिलके एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, या एक बड़ी सोसाइटी या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो इसी तरह जब आप एक सिस्टम को उठाकर बाकी चीजों से अलग कर देते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर सके, तो वो क्या कहलाता है? वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है, इज ए ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। इसमें जो ये पॉइंट है ना कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमने सिस्टम को कन्फाइन किया होता है, उसकी बाउंड्रीज के अंदर हमने एक क्लोज सिस्टम लिया होता है, जो कि उससे बाहर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। ठीक है, और फिर आगे चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई अनबैलेंस या नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, तो उसका मोमेंटम क्या करता है? मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और ये जो इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहता है। और यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज होंगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक हो गया? तो ये आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। यहाँ पर आपने सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को भी देख लिया। इनमें कोई समझने का मसला, किसी चीज की डेफिनेशन का मसला है तो मुझे बताएं। हाँ, नहीं है। अच्छा, अब हम इसी चीज को मैथमेटिकली देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसके अंदर टू बॉल्स कह लें या टू स्फेयर्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये बंटे भी हो सकते हैं, ये कोई और हार्ड बॉल भी हो सकती है। तो एक सिस्टम एज्यूम किया जा रहा है जिसके अंदर दो स्फेयर्स हैं, एक का मास m1 है, जैसा कि आपको सामने ऑरेंज कलर की बॉल नजर आ रही है या स्फेयर नजर आ रहा है, दूसरे का मास m2 है, जैसे आपको ब्लू कलर का स्फेयर नजर आ रहा है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर अभी ये दोनों मूव कर रहे हैं, m1 जो है वो वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट कर रहे हैं ताकि वो तंग ना करे। आप इसको vi भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जो m2 है वो विद वेलोसिटी u2 या v2i। इसमें मसला यही होना था जिसकी वजह से u लिया है, कि अगर आप इनिशियल लेते vi वो भी बनता, फिर 1 और 2 लिखना पड़ता। तो उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को u1 और u2 का नाम दे दिया। अब क्या होता है कि अगर u1, आप जरा खुद सोच के बताइएगा कि अगर u1 ज्यादा होगी u2 से तो क्या होगा? क्या ये आपस में टकराएंगे?
कौन सी वाली ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो क्या इनकी टक्कर हो जाएगी? ऊंचा बोलो, इसमें इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? हो एक जाएगी। पीछे वाला जो है वो तेज आ रहा है, आगे वाला तेज नहीं है, हल्का है उसकी निस्बत, तो उनकी टक्कर होगी ना। तो इस चीज को कोलिजन कहा जाता है, टकराने को कोलिजन कहा जाता है। तो हमने यही एज्यूम किया, एक तो बात ये कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि u1 ग्रेटर है u2 से। जब u1 ग्रेटर होगी u2 से, यानी ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी u2 से, तो क्या होगा, ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है, यानी ये दोनों टकराएंगे। और जब ये टकराएंगे तो क्या होगा कि जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी, और चेंज कितनी होगी, m2 m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 बन जाएगी, और जो m2 की वेलोसिटी है वो v2 बन जाएगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब अगर हम इनके क्या निकालते हैं, अगर हम इनके मोमेंटम निकालते हैं, तो बिफोर कोलिजन इसका टोटल मोमेंटम कितना है, पहले हम एक बॉल का निकालते हैं, फिर दूसरी बॉल का, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब फिर नहीं देख ली, समझ आ रही है जो कह रहा हूं? है हाँ, तो इधर देखेंगी तो आएगा, फिर वही अप्रोच है तो मसला तो होगा थोड़ा सा। अभी तक मैंने ये कहा कि एक सिस्टम है जिनके अंदर दो बॉल्स पड़ी हुई हैं, और आपने क्या करना है कि इनका मोमेंटम निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि m1 और m2 दोनों मासेस की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो इनके मोमेंटम भी डिफरेंट होंगे। पहले का मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, और दूसरे का क्या होगा, m2, साथ बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी, u2। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिखा हुआ है, और जो बाद वाला मोमेंटम है वो क्या होगा, बाद वाला मोमेंटम मैं रेड से लिख देता हूं, क्योंकि u1 क्या बन गई, v1 बन गई, और u2 क्या बन गई, v2 बन गई। तो बाद वाला मोमेंटम बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। सही है, हम लोगों ने ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, और उसमें हमने एक बात की थी कि इनका किसी भी सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लग रही हो तो उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो इसलिए पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, और ये पूरी जो इक्वेशन बन जाएगी इन चारों को मिला के, ये आपकी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब हम बुक से इसको देख लेते हैं, जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं आया? अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत कहा तो फायदा हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा जरा, अब ये एकदम खत्म हो जाएगा। यही बातें जो मैंने की थी वही बातें जो है वो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, आप लोगों को नजर आएंगी। पहले हमने क्या कहा था कि इनिशियल मोमेंटम इनके m1, ओहो, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 और m2 u2 है। बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टकराने के बाद इनके मोमेंटम m1 v1 बन जाएंगे, और अगर पूरे सिस्टम का निकालें तो m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। सही है, ठीक है। और जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने कहा था कि इनिशियल मोमेंटम यानी जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर आने चाहिए। तो m1 u1 बराबर आ जाएगा प्लस m2 u2 बराबर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर आएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और यही जो है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और इसी की जो है वो फिर हमने मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस करनी है। सही है, ठीक है, ये भी उतार ले, और फिर हम कल इसकी एग्जांपल्स वगैरह, कल है इसका दिन, चलें ये उतार लें, और जो आज पढ़ा है इसको पढ़ के आइएगा, ताकि कल या नेक्स्ट वर्किंग डे जुमेरात को जब हम इसको देखें तो हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ आए। ठीक है, सही है, तो इसको ठीक है। आज और कल के दिन थोड़ा बहुत रीड करें, ताकि ये ना मुझे नए सिरे से समझाना पड़े। सही है, ठीक है।